Welcome, students. After discussing with you the different stages of economic development, this lecture is specially focusing on Rostov's model of economic development. It is considered one of the important developmental models, and to begin with, it is the most significant historical model of economic growth. It is an attempt to identify a framework in which the economic development nations or countries can be explained and analyzed. It was published by American economist Walt Whitman Rostov in 1960. It is a model for economic growth, and Rostov discussed it in 6 stages and called it search for quality. रास्टोव के ये आर्थिक विकास का जो मॉडल है, यह एक ऐतिहासिक मॉडल है। रास्टोव मुख्य रूप से अमेरिकन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1960 में इस मॉडल को प्रकाशित किया था। इस मॉडल के माध्यम से हम किसी भी राष्ट्र के विकास के प्रारूप को विश्लेषण कर सकते हैं। रास्टोव ने 5 विकास चरणों के बारे में बोला, पर 1971 में यानी 1971 में रास्टोव ने एक छठा चरण के बारे में भी प्रकाश डाला, जिसे हम बोलते हैं हाई मास कंजम्पशन स्टेज। इसे हम क्वालिटी लिविंग भी बोलते हैं और हम गुणवत्ता की ओर विशेष ध्यान देते हैं। इस मॉडल की परिकल्पना हम आपसे चर्चा करते हैं, that is hypothesis. The model suggests that the low technology and the agricultural traditional society would, through external forces, gradually increase investments in its industries, such as roads, water supply, etc., and develop its agriculture and extractive industries in a new social and political framework. पहला चरण जो है रास्टोव के हिसाब से वो लो टेक्नोलॉजी वाला और परंपरागत कृषि समाज है, जिसमें बाहरी प्रभावों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उद्योगों का विकास होता है, सड़क, जल सप्लाई इत्यादि का विकास होता है, और इस तरीके से एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और नए सामाजिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क हमको देखने को मिलता है। दूसरे चरण में क्या है, इसे हम बोलते हैं प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक टेक ऑफ, और इसके माध्यम से प्री कंडीशन फॉर इकोनॉमिक टेक ऑफ के माध्यम से हम तीसरे चरण पे जा सकते हैं, और फ्रॉम दिस फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ becomes self-sustaining with manufacturing developing, and impetus of this leads to economic maturity. इस काल से यानी तीसरे चरण से इन्वेस्टमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। इस पीरियड में खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का विकास होता है, और फाइनली with the consumer durable industries supplying the need of the working population who have a high level of consumption, the economy is seen as being fully developed. और पांचवें चरण में जो होता है, जो उपभोक्ता से संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो चरम सीमा में विकसित होते हैं, जिसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी नीड्स पूरी करने के लिए उद्योग लग जाते हैं और कंज्यूमर या कंज्यूमरेबल आइटम्स पर ज्यादा फोकस होता है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में रास्टोव ने 5
स्टेज मॉडल के बारे में बताया है और कैसे यह 5 स्टेज एक निश्चित अवधि के अंदर राष्ट्रीय अपना विकास करता है परंपरागत समाज से हाई मास कंजम्पशन की ओर। उन्होंने अपने इस अध्ययन को अन्य देशों के अर्थव्यवस्था, सामाजिक इतिहास का भी अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया कि यह मॉडल और देशों में किस प्रकार से लागू होता है। रॉस्ट्रोव स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें तो इन्होंने 5 चरण बताए, पहले भी हमने आपसे बताया। उन 5 चरणों का नाम है ट्रेडिशनल सोसाइटी, दूसरा है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ, ड्राइव टू मेच्योरिटी और लास्ट में आपका है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। शुरू में इन्होंने 5 चरणों की बात की थी। छठा चरण जो है वो 1971 ऑनवर्ड्स आया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप देखिए कि परंपरागत समाज से प्री कंडीशन टेक ऑफ में, फिर टेक ऑफ, फिर उसके बाद ड्राइव टू मेच्योरिटी और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको डिफरेंट स्टेजेस जो है इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, जिससे और भी जो बातें हैं जो हमने आपसे डिस्कस किया वो और क्लियर होगा। दूसरे तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए, रास्टर्स के जो 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ है, और इसमें भी आप देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट है वो बताया गया है। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है बेसिकली सबसिस्टेंस है, बार्टर है, एग्रीकल्चर है। ट्रांजिशनल स्टेज जो दूसरा वाला चरण है उसको हम ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं, बीच की अवस्था, न वो पूरे रूप से परंपरागत है न पूरे रूप से इंडस्ट्रियलाइज्ड है। इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और गुड्स का प्रोडक्शन सरप्लस भी होता है। थर्ड स्टेज जो है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट, रीजनल ग्रोथ, पॉलिटिकल चेंज। औद्योगिकरण के साथ साथ क्या होता है कि हम पूंजी निवेश भी करते हैं, प्रादेशिक विकास देखने को मिलता है और राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। चौथे चरण जो है वो ड्राइव टू मेच्योरिटी, इसमें डाइवर्सिफिकेशन दिखता है, इनोवेशन की बात होती है, आयातित वस्तुओं पर निर्भरता कम होती है, इन्वेस्टमेंट्स अधिक होते हैं। और पांचवा चरण जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ड्यूरेबल गुड्स सर्विसेज बिकम्स डोमिनेट। उपभोक्ता संबंधी जितनी भी वस्तुएं उनका उत्पादन अधिक होता है, सेवा से संबंधित उद्योगों का विकास होता है और यही दोनों उद्योग मुख्य रूप से डोमिनेट करती हैं। तीसरे में भी रॉस्टोव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को एक ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया, जिससे कि समय के साथ विकास कैसे कैसे होता है उसको दर्शाने का प्रयास किया गया। आगे आप ये देखिए, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, विभिन्न इकोनॉमीज जो हैं, विभिन्न देश जो है किस चरण में है। एडवांस्ड इकोनॉमीज डार्क ब्लू वाला है, स्काई ब्लू वाला जो है वो ट्रांजिशन वाली अवस्था में है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। लेस डेवलप्ड आप देखिए ऑरेंज, और रेड कलर जो है वो लीस्ट डेवलप्ड एरियाज आपको देखने को मिलेगा। तो विश्व में एक मोटे तौर पर एक बाउंड्रीज बनाई गई है, जिससे आपको संपूर्ण छवि पता चले कि कौन देश इन 5 चरणों में कहां कहां पर है। अब प्रत्येक चरण की विशेषता के बारे में हम विवेचना करते हैं। पहला क्या है आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसमें क्या क्या होती हैं वो देखिए। अकाउंट्स दैट हैज नॉट येट स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, characterized by subsistence agriculture, planning sector economy, limited technology, absence of modern technology, lack of class or individual economic mobility, a high percent of wealth allotted to non-productive activities like military, religion, etc., no centralized regions or political systems. परंपरागत समाज में क्या है कि विकास अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। कृषि जो है वो जीवन निर्वाहन कृषि मुख्य रूप से होता है। प्लानिंग सेक्टर इकोनॉमी
शुरू होने वाली है, हुई नहीं है। तकनीकी ज्ञान का सीमित प्रयोग आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं के बराबर, और व्यक्ति और वर्ग में जो गतिता है वो नहीं के बराबर, और अधिकतर राष्ट्र आय जो है वो नॉन उत्पादक कार्यों में निवेश होता है, जैसे मिलिट्री, रिलीजन इत्यादि। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ यानी दूसरे चरण, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस, विकास कार्य की प्रक्रिया शुरू होती है। एन एलिट ग्रुप इनिशिएट्स इनोवेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक विशेष प्रकार का उच्च वर्ग जो है वो आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देता है, विकास पर को बढ़ावा देता है, नए नए खोज करता है, करने को बढ़ावा देता है। तीसरा आपका है वाइड स्प्रेड एंड एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े पैमाने में हम नए टेक्नोलॉजी में पूंजी निवेश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम निवेश करते हैं, और इसी प्रकार से हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि हम आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक जो संरचना है उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी इंक्रीजेस, सामाजिक गतिता जो है व्यक्ति विशेषों की बढ़ती है। एक्सटर्नल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स इनिशिएट्स इकोनॉमिक चेंज, एक्सटर्नल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स, बाहर से जो कच्चे माल की जो डिमांड आती है वो बढ़ती है, और इस बढ़ने के वजह से आप देखेंगे इकोनॉमिक चेंज या आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, राष्ट्रीय पहचान का विकास होता है। इसके साथ साथ हमारे जो आर्थिक रुचि है उसका भी विकास होता है, उसको भी हम शेयर करते हैं, उसकी भी पहचान बनती है। तीसरा चरण जो है वो है टेक ऑफ स्टेज यानी रैपिड ग्रोथ, सीमित आर्थिक क्रियाकलापों में रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, और खास तौर से विनिर्माण उद्योग में, टेक्सटाइल्स में, फूड प्रोडक्ट्स वाले उद्योगों में आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आप देखते हैं रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी बढ़ती है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू यानी तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, टेक्नोलॉजी का प्रयोग शुरू, और इस प्रकार से हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज का विकास होने लगता है, और इस प्रकार से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से द्वितीय क्रियाकलाप की ओर बढ़ती है। If Great Britain is taken as an example, textile and apparel are usually the first take off. अगर ग्रेट ब्रिटेन का हम उदाहरण लें तो उनका जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वस्त्र उद्योग, वस्त्र से संबंधित उद्योग को, या जिस समय वस्त्र उद्योग का विकास हुआ उस चरण को हम टेक ऑफ स्टेज कह सकते हैं। अन्य उदाहरण में ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड सो ऑन को भी हम टेक ऑफ स्टेज के चरण में रख सकते हैं। चौथा आपका है ड्राइव टू मैच्योरिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो डिफ्यूजेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो विसरण है विभिन्न उद्योगों में आपको देखने को मिलता है, और वृद्धि भी तेजी से होती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल बेस, उद्योगों का जो आधार है उसमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्रिवन टूवर्ड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग जो है अब हम जो है मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कंजम्पशन से रिलेटेड, कंज्यूमर रिलेटेड आइटम्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी चरण में ड्राइव टू मैच्योरिटी में आप देखते हैं यातायात सेक्टर में भी बड़ी तेजी से
विकास होता है। तो इस वजह से सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बड़े पैमाने में पूंजी लगाते हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स में इत्यादि। वर्कर्स बिकम मोर स्किल्ड एंड स्पेशलाइज। इस प्रकार से जो श्रम वर्ग है उसमें कुशलता अधिक देखने को मिलती है और वो अपने कार्य में विशिष्टीकरण भी प्राप्त कर चुके होते हैं। द एज ऑफ मास कंजम्पशन। Economy shifts from the production of heavy industry, steel and energy to consumer goods. पहले भी बताया कि जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, हमारे उत्पादन की जो प्रकृति है, उत्पादन का जो ढर्रा है, वो बदलने लगता है। शुरू में हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हेवी इंडस्ट्रीज पर रिलाय करते हैं, पर धीरे धीरे आगे चल के हम कंज्यूमर गुड्स में, जैसे मोटर कार्स हैं, व्हीकल्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, एसीज है इत्यादि के उत्पादन पर ज्यादा जोर देते हैं। इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल बेस डोमिनेटेड द इकोनॉमी। इस प्रकार से इस चरण में, पांचवें चरण में, औद्योगिक जो आधार है अर्थव्यवस्था में हावी रहता है, डोमिनेट करता है। वाइड स्प्रेड एंड नॉर्मेटिव कंजम्पशन ऑफ हाई वैल्यू कंज्यूमर गुड्स। पूरे क्षेत्र में कंज्यूमर आइटम्स का ही उत्पादन होता है, डिमांड भी होती है और इसकी मूल्य भी अधिक होती है। कंज्यूमर्स आर विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन एडिशनल गुड्स बियॉन्ड ऑल बेसिक नीड्स। उनकी जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, आधारभूत जो नीड्स हैं, उसके अलावा आमोद प्रमोद से रिलेटेड जितनी भी उनके डिमांड्स है, उसमें कंज्यूमर्स जो है पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं। अर्बन सोसाइटी एंड अर्बन कल्चर डोमिनेट्स। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण क्षेत्र में देखते हैं कि नगरीकरण हो गया होता है, नगरीय समाज देखने को मिलते हैं, नगरीय संस्कृति जो है संपूर्ण क्षेत्र में डोमिनेट करती है। छठा स्टेज के बारे में रोस्टोव ने 1971 में बोला, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एज ऑफ डिमाइजिंग रिलेटिव मार्जिनल गुड्स, अ स्टेज इट्स merely speculation on whether there is further consumption या consumer diffusion or what the new generation will bring for growth. बियॉन्ड कंजम्पशन की बात करते हैं कि कंजम्पशन के आगे, उपभोग के आगे क्या है। इस युग को हम बोलते हैं एज ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, एज ऑफ डिमाइजिंग, घटता हुआ रिलेटिव मार्जिनल गुड्स का स्टेज, जहां हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या फर्दर कंज्यूमर गुड्स का वितरण होगा या नया जनरेशन आगे बढ़ने के लिए कौन से चीजों का उपयोग करके आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। इसके बारे में उन्होंने बियॉन्ड कंजम्पशन की बात की है, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट कहीं भी किसी भी चरण में एकदम रुक नहीं जाता है। तो कंजम्पशन तक तो उन्होंने बताया, उदाहरण दिया, कंजम्पशन के आगे क्या है। अगर कंजम्पशन के आगे क्या है तो अनुमानित तरीके से हमको देखना है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें कैसे बढ़ना है। ट्रांस इमेजिनेशन से बढ़ना है, या हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, या कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो किस तरीके का होगा पोस्ट मॉडर्न काल में, उसकी बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। इन पांचों चरणों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला ट्रेडिशनल यानी परंपरागत समाज, जिसमें जो है समाज एक तरीके से स्टैग्नेंट रहता है, गतिहीन रहता है। सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। परंपरागत जो हमारे रीति रिवाज है उसका निर्वहन होता है और वो हमारे समाज में हावी रहता है। दूसरा आपका है प्री कंडीशनल फॉर टेक ऑफ। इसमें नए सोशल एंड पॉलिटिकल एलिट्स जो हमारे सामने आते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंड सो ऑन। टेक ऑफ में क्या है कि सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक जो आपके
स्पीयर्स है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। वृद्धि जो है तेजी से शुरू हो जाती है, वो डायनेमिक नेचर की होती है और लोगों को बहुत सारे अवसर मिलते हैं अपने को डेवलप करने के लिए। चौथा आपका है ड्राइव टू मेच्योरिटी। ड्राइव टू मेच्योरिटी में जो सामाजिक असमानता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, समाज में खुलापन आने लगता है, लोग राजनीतिक तौर पर मैच्योर्ड हो जाते हैं। और एज ऑफ मास कंजम्पशन में हम कल्याण की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, और बियॉन्ड कंजम्पशन में हम खास तौर से मटेरियलिस्टिक नीड गिव वे टू स्पिरिचुअलिज्म, फोकस ऑन प्योरिटी सस्टेनेबिलिटी। यानी बियॉन्ड कंजम्पशन में हम आध्यात्मवाद की बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, एंड सो ऑन। रॉस्ट्रोव ने अपना जो मॉडल जिस समय हम लोगों के सामने रखा, बताया, उसकी एक जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस भी है, क्योंकि उसकी चर्चा बिना किए हम रॉस्ट्रोव के मॉडल को सही तरीके से समझ भी नहीं सकते। रॉस्ट्रोव जो थे वो यूएस प्रेसिडेंट केनेडी के एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे, और उनका मॉडल जो है वो ये बताने का प्रयास करता है, गाइड करता है कि किस प्रकार से कोई भी लो इनकम वाले देश जो हैं वो डेवलपमेंट प्रक्रिया में कैसे घुसे और किस प्रकार से वो आगे बढ़ जाएं। पर इसी के साथ उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्रीज पर प्रहार भी किया। 20वीं सदी का यह सबसे प्रभावशाली विकास सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। Developed considering the historical and political content of that period. ऐतिहासिक और राजनीतिक बातों को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल का विकास रॉस्ट्रोव महोदय ने किया। इस मॉडल का जो पब्लिकेशन है वो उस पीरियड में हुआ जिस समय कोल्ड वॉर चरम सीमा में थी, और इस वजह से इस मॉडल में आपको राजनीतिक फ्लेवर दिखता है, झलकता है। टोटली डेवलपमेंट आफ्टर वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैड इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड। ये उस समय मॉडल हमारे सामने आया जब वेस्टर्न पूंजीवादी देश जितने भी थे वो विकसित हो चुके थे औद्योगिक रूप से, और वे अर्बनाइज्ड भी हो गए थे। उसी के बाद यह मॉडल हमारे सामने रॉस्ट्रोव ने रखा। यह मॉडल जो है यूएसए फॉरेन पॉलिसी के तहत भी था। इट वाज डेवलप्ड टू असर्ट यूएसए को आगे बढ़ाना, यूएसए की पॉलिसीज को प्रोजेक्ट करना, पॉपुलर करना, और कम्युनिस्ट रशिया के प्रभाव को रोकना, यह इनका अहम मुद्दा था। कोल्ड वॉर पीरियड में आप देखते हैं तो रशिया और यूएसए में हमेशा एक होड़ लगी रहती थी विचारों का, फिर उसके बाद सैन्य बलों का, इत्यादि इत्यादि। रेलिवेंस अकॉर्डिंग टू रास्ट्रोव कहते हैं कि उनके इस मॉडल का रेलिवेंस है। कैसे है, अब रास्ट्रोव के शब्दों में समझिए। A country that concentrates on international trade will benefit from exposure to consumers in other countries. कोई भी देश अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंसंट्रेट करता है, ध्यान लगाता है, तो वो उसको बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो दूसरे देशों के कंज्यूमर्स पर ध्यान देगा। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, the take-off industries must constantly evaluate changes in. अगर हमें प्रतिस्पर्धा में रहना है तो टेक ऑफ काल में जित भी उद्योगों का विकास हुआ उसमें सतत परिवर्तन भी जरूरी है, समय के साथ साथ, मांग के साथ साथ, एंड सो ऑन। और
इसमें हमें इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को और डिजाइन टेक्नोलॉजी को। तभी हम टेक ऑफ पीरियड के उद्योगों में परिवर्तन कर सकते हैं, सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 बिंदुओं पर उन्होंने खास तौर से जोर दिया। वो है अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेटजी, बाजार से संबंधित स्ट्रेटजी, उत्पादन इंजीनियरिंग से संबंधित बातें और डिजाइन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उद्योग को विकास करते हैं, उत्पादन करते हैं, तब हम सतत आगे की ओर बढ़ेंगे और विकास करेंगे। This concern for international competitiveness in the exporting take-off industries will filter through less advanced economic sectors. और इसी वजह से इंटरनेशनल कंपटीशन, निर्यात के वजह से जो लेस एडवांस्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स है उनका भी विकास होना शुरू हो जाता है। आगे अगर आप देखें तो इसमें आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस में। रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस अगर हम करते हैं तो हिज ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। 2 कारकों पर आधारित है इनका जो ये डेवलपमेंट की बात की है। पहला जो है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज और एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज, साथ में जापान को लेते हुए इन्होंने इस मॉडल को बनाया और कहा कि अगर जापान विकास कर सकता है तो और देश क्यों नहीं कर सकते। सेकेंडली, many less developed countries have an abundant supply of raw materials। जितने भी आप देखेंगे लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास कच्चे माल का स्रोत बहुत है। और इतिहास को हम देखें तो पास्ट यूरोपियन ये सारे जो देश थे वो कॉलोनियल रूलर्स के अधीन थे, तो कॉलोनियल पावर्स ने इन कच्चे माल का शोषण किया और सही मूल्य नहीं देके वो अपना विकास किए हैं। In a global economy, the sale of these raw materials would generate funds for low developed countries to promote development। रास्टोव का कहना है कि ये जो इस तरह के देश हैं वो अपने कच्चे माल को बेच के अपने विकास कर सकते हैं। रास्टोव के मॉडल में कुछ कमियां भी दिखती हैं। वो कमियां ये है कि इट डज नॉट डिफाइन मेजर स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू मेजर नेशनल परफॉर्मेंस। कोई स्पेसिफिक उन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया कि राष्ट्र का जो परफॉर्मेंस है वो हम कैसे आगे। और ऑन द लेवल ऑफ अर्निंग और प्रोपोर्शन वर्कर्स इन वेरियस सेक्टर्स, इनकम करने के दृष्टि से या विभिन्न सेक्टरों में जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम किस क्राइटेरिया से समझें आगे। दूसरा है स्टेजेस themselves may be said not to exist separately from each other। जितने भी 5 चरण हैं उनको आप अलग 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 कैटेगरी में, अलग अलग जोन्स में नहीं रख सकते। जैसे ड्राइव टू मैच्योरिटी कैन इन फैक्ट कोइंसाइड विद अ हाई कंजम्पशन एज। जैसे ड्राइव टू मैच्योरिटी वाला जो चरण है वो हो भी सकता है कि हाई कंजम्पशन वाले एज के साथ कोइंसाइड करे, और यह संभव है क्योंकि अलग अलग चरण को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अलग अलग कैटेगरीज में रख नहीं सकते हैं। ये भी एक वन ऑफ द मेजर एडिक्वेसीज के रूप में समझा जाता है। द डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्टेड बाय रॉस्टोव at the takeoff stage was not in fact present in the histories of developed nations today। आज जो भी राष्ट्र पश्चिमी देश यूरोपियन कंट्रीज जो डेवलप किए हैं, रॉस्टोव ने जो बताया उनका जो पास्ट हिस्ट्री है वो
नहीं के बराबर था, रोस्ट्रोव एट द टेक ऑफ स्टेज वॉज नॉट इन फैक्ट प्रेजेंट। उनका जो इतिहास था, उनका जो टेक ऑफ वाला जो काल था, उसमें रोस्ट्रोव प्रेजेंट नहीं थे। तो ऐसे में उन देशों के टेक ऑफ स्टेज के बारे में कैसे रोस्ट्रोव ने चर्चा की? कुछ प्रश्न भी लोगों ने पूछे। अंडर व्हाट implies that traditional agriculture society began the process of modernization? आखिर किस वजह से परंपरागत कृषि समाज जो है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उतरा? What and how did regular growth became a built-in feature of each society? प्रत्येक समाज में किस प्रकार से रेगुलर ग्रोथ जो है वो इन बिल्ट फीचर कैसे बना? तीसरा प्रश्न था, व्हाट फोकसेस ड्रोव द प्रोसेस ऑफ सस्टेन ग्रोथ अलोंग एंड डिटरमाइंड इट्स कंटिन्यूअस? कौन से ऐसे बल थे, कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने सस्टेन्ड ग्रोथ की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और उनके पैमाने निर्धारित किए? चौथा प्रश्न था, what common social and political features of the growth process may be disconcerted at each stage? सामाजिक और राजनीतिक जो फीचर्स थे, उसमें कौन सी ऐसी कॉमन बातें थी सोशल प्रोसेस में, और ये प्रत्येक स्टेज में अलग अलग कैसे होती है? नेक्स्ट आपका है, व्हाट forces have determined relation between the more developed and less developed areas? कौन से ऐसे कारक हैं जिनके वजह से अधिक विकसित और कम विकसित क्षेत्रों में संबंध स्थापित हुए? What relation, if any, did the relative sequence of growth bear to outbreak war? कौन से ऐसे परिस्थितियां हैं और कौन सी ऐसी सापेक्षिक सीक्वेंसेस हैं जिनके वजह से संबंध बिगड़ भी सकता है और लड़ाइयां भी हो सकती हैं? एंड फाइनली, वेयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट टेकिंग प्लेस? कौन इसका कंपोजिट जो है इंटरेस्ट ले रहा है? इज इट आस्किंग अस टू कम्युनिज्म or to the affluent suburbs nicely rounded out with social overhead capital to destruction to the moon and where? हमें यह मॉडल जो है कहाँ ले जा रहा है? हमें एफ्लुएंट क्लास की ओर ले जा रहा है, हमें आगे बढ़ा रहा है, या हमारे सामाजिक प्रक्रिया में किस प्रकार से ये मदद कर रहा है कैपिटल से? या ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम विनाश की ओर जा रहे हैं, क्या हम प्रगति की ओर सही मायने में जा रहे हैं? इसका प्रश्न हमेशा एक प्रश्न की तरह बना रहा। रोस्ट्रोव ने इसके डिफेंस में बातें बताई। उन्होंने कहा, कंट्रीज गो थ्रू ईच ऑफ दी स्टेजेस। प्रत्येक देश इन 5 चरणों से अवश्य जाता है। द डायरेक्शन इज लीनियर, इसकी दिशा लीनियर है, सीधी है। A number of conditions which have been proposed were likely to occur in investment, consumption and social trends at each stage. Conditions जो हैं इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सोशल ट्रेंड्स जो हैं, ये लगभग एक जैसी रहती है। नॉट ऑल ऑफ द कंडीशंस वर सर्टेन टू ऑकर एट ईच स्टेज। रास्टोव का मानना था कि सारी जो कंडीशंस हैं, हर चरण की उन्होंने कुछ कुछ शर्तें भी बताई, तो कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक ही चरण में सारी कंडीशंस अप्लाई करें या लागू हो। The stages and transition periods may occur at varying long from country to country or from region to region. 2 region. 3 region. 4 region. 5 region. 6 region. 7 region. 8 region. 9 region. 10 region. 11 region. 12 region. 13 region. 14 region. 15 region. 16 region. 17 region. 18 region. 19 region. 20 region. 21 region. 22 region. 23 region. 24 region. 25 region. 26 region. 27 region. 28 region. 29 region. 30 region. 31 region. 32 region. 33 region. 34 region. 35 region. 36 region. 37 region. 38 region. 39 region. 40 region. 41 region. 42 region. 43 region. 44 region. 45 region. 46 region. 47 region. 48 region. 49 region. 50 region. 51 region. 52 region. 53 region. 54 region. 55 region. 56 region. 57 region. 58 region. 59 region. 60 region. 61 region. 62 region. 63 region.
ये जो चरण है और जो ट्रांजिशन पीरियड है, बीच का रास्ता, वो हर देश के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर समय में बदलता रहा और बदलता रहता है। अगर इस मॉडल के हम मेरिट्स की बात करें, गुणों की बात करें, तो दिस मॉडल इज यूज्ड ऑन द स्टडीज ऑफ मेनी कंट्रीज। विभिन्न देशों पर इस मॉडल का प्रयोग किया गया, एंड अदर कंट्रीज एंड देयर इकोनॉमिक हिस्ट्री आल्सो। His idea provides a useful framework against which to consider the current or the past of nations' economic and social standing. उनके जो ये विचार थे वो हमारे लिए यूजफुल फ्रेमवर्क में के रूप में है, जिसके माध्यम से हम आज की परिस्थिति और बीती हुई परिस्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्टैंडिंग क्या थी, क्या है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। To conclude, the concept of economic takeoff is an ending one, and one which it may be said the less developed countries of the world are striving to achieve. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेक ऑफ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और कम विकसित देशों में इसको पाने के लिए होड़ लगी हुई है। Thus, the model remains one of the best known formulation of nations' economic social development. इस प्रकार से देखा जाए तो रोस्टॉव मॉडल जो है वो बेस्ट नोन मॉडल है राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए। तो आप देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से रोस्टॉव मॉडल की बात किए हैं। रोस्टॉव मॉडल में खास तौर से 5 चरणों की बात की गई है। छठा चरण 1971 में बताया गया कि हम एज ऑफ मास कंजम्पशन के आगे क्या है। फिर उसके बाद इस मॉडल को किस समय लाया गया, कोल्ड वॉर पीरियड के समय था, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इस मॉडल के निर्माण में प्रभावित इम्पोर्टेंट प्रभावी कारक के रूप में हमें देखने को मिलता है। काफी प्रश्न थे जिसके उत्तर लोगों को जानना था, पर फिर भी अगर आप सारांश में देखें कि अगर विकास को हम स्टेजेस में बांटे तो ये 5-6 चरणों में किसी भी समाज, किसी भी देश का विकास संभव है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे आपके साथ मेडरॉल्स क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।